स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जिस इशू पे बात करने वाले हैं, वो एक इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि भारत की एक योजना को लॉजिस्टिकल मार्वल का नाम दिया है IMF ने। और ऐसा IMF ने क्यों कहा है और कौन सी ऐसी स्कीम है जिसकी इतने ज्यादा तारीफ IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने करी है, उसको आज समझेंगे। तो IMF ने हाल ही में हमारी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है यानी DBT स्कीम जो है, उसको लॉजिस्टिकल मार्वल का नाम दिया है। अब DBT स्कीम क्या है, IMF ने इसको लॉजिस्टिकल मार्वल क्यों कहा है और DBT स्कीम के फायदे क्या क्या हैं, इसको आज इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है कुंवर प्रतीक। आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। अगर आपको इस सेशन की PDF में इंटरेस्ट है तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर सकते हैं, यहां आपको सेशन की PDF मिल जाएगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो तीनों जगह आप मुझसे जुड़ के अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने इशू पे। देखिए, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने एक बार उड़ीसा कालाहांडी में कुछ बातें कही थी 1985 यानी 1985 में। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार के पूरे सिस्टम में बहुत ज्यादा क्या है, लीकेज है। यानी अगर भारत सरकार दिल्ली से 1 रुपए भेजती है गरीब कल्याण योजनाओं के लिए तो गरीबों तक सिर्फ 15 पैसे बचता है, यानी 85 पैसे लीक हो जाते हैं, करप्शन में लोग खा जाते हैं। और जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज हैं यानी गरीब लोग हैं जिनकी मासिक आय बहुत कम है, जो लो इनकम कैटेगरी है, उनको ये फायदे नहीं मिल पाते हैं। तो ये चीज के कॉन्टेक्स्ट में हमें आज के समय ये जो तारीफ करी गई है DBT की, उसको देखकर चलना है कि 1985 में ये शब्द हमारे प्रधानमंत्री तब के उनने कहा था। अब आ जाते हैं आज के समय। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनकी आय बहुत कम है, लो इनकम पॉपुलेशन है। पॉवर्टी एस्टिमेट्स के हिसाब से 21% इंडियंस आर स्टिल पुअर, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। और वो भारत की सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है। और आज के समय इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथ की तरह देखा जाता है, जो इस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेहतर करने में एक कामगर टूल की तरह साबित हो रहा है। तो इसी वजह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के टॉप ऑफिशियल्स ने इंडिया की तारीफ करी है कि इंडिया कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस के जरिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जन जन तक पहुंचा रहा है और सबका साथ सबका विकास मुमकिन हो पा रहा है। जैसे 37 ईयर लेटर यानी 1985 में, 1985 में राजीव गांधी जी ने ये शब्द बोले थे और आज हम 2022 में हैं जब IMF ने हमारी तारीफ करी। तो खास तौर से वो तारीफ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भारत योजना की यानी DBT की। अगर आप DBT की वेबसाइट पे जाएंगे तो DBT प्रोग्राम ये बताता है कि मार्च 2021 से DBT प्रोग्राम हैज हेल्प टू सेव ₹2,23,000 करोड़ एज ऑफ 2021। यानी जब से ये योजना जारी करी गई, जब इसका एक पायलट प्रोजेक्ट, छोटा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 2013 में और फिर 2014 में इसको पूरे देश में लागू किया गया, तब से लेकर अब तक DBT योजना ने 2,23,000 रुपए भारत सरकार के बचाए हैं, यानी वो लीकेज से बच गए हैं, यानी वो करप्शन नहीं हुआ उनमें। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए
जिन लोगों के लिए वो पैसा इंटेंडेड था, जिन लोगों तक उनको पहुंचना था, वहां वो पैसा पहुंच पाया है। अब इस जो ट्रांसफॉर्मेशन है भारत की सोशियो इकोनॉमिक गवर्नेंस का, भारत की सामाजिक आर्थिक काम करने के तरीके को, इसकी तारीफ आईएमएफ ने के ऑफिशियल ने करी। आईएमएफ के डिप्टी डायरेक्टर पाउलो मोरो ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है उसके आकलन में, उसके इवैल्यूएशन में यह कहा कि अगर आप भारत का केस देख लीजिए तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव केस है, यानी वो बहुत ज्यादा खुश हैं। और उन्होंने कहा अगर आप इस देश का साइज देख लीजिए, यानी भारत का साइज देख लिए, भारत में करीबन 130 करोड़ लोग हैं, तो सिर्फ पॉपुलेशन का साइज देख लीजिए, सिर्फ देश का साइज देख लीजिए, उसके आधार पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को लॉजिस्टिकल मार्वल कहा है, क्योंकि इतने सारे लोगों तक सामाजिक आर्थिक मदद पहुंचा रही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, क्योंकि यह स्कीम गरीब लोगों के लिए, कम आय अर्न करने वाले लोगों के लिए जीवनदायक साबित हुई, क्योंकि जो भी मदद भारत सरकार उन तक पहुंचानी चाहती है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट्स तक पहुंच जाता है। आगे उन्होंने कहा, परहैप्स द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट these examples there is a lot of technological innovation going on in India, क्योंकि भारत में बहुत सारे टेक्निकल इनोवेशन चल रहे हैं। अगर हम डिजिटल फाइनेंस के स्तर में देखें, डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंस के स्तर में देखें, तो आधार एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट हुआ है। एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने कई सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स फाइनेंस के लिए, पेमेंट्स के लिए लेकर आए हैं। जैसे सबसे फेमस क्या है? सबसे फेमस है हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। उसके अलावा क्या है? आधार पेमेंट सिस्टम एपीएस। तो उसके अलावा तो आईएमपीएस और ऐसी कई इनोवेशन है डिजिटल फाइनेंस के जो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेकर आया। और खास तौर से आधार के जरिए गरीब लोगों का आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है ताकि उन तक सीधी मदद भारत सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा पहुंचाई जा सके, बिना लीकेज के, बिना करप्शन के, एफिशिएंट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से उन तक यह मदद पहुंचाई जा सके। अब जो ये प्रेज आ रहा है भारत के लिए, ये काफी नई चीज है, काफी रेयर चीज है। क्यों? हम हर कुछ दिन में कोई रिपोर्ट देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो भारत को क्रिटिसाइज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप हंगर इंडेक्स की बात कर सकते हैं, आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर सकते हैं, और ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो भारत की सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है उसको हमेशा क्रिटिसाइज करती हुई दिखती है। ये कई दिनों बाद किसी ने भारत के किसी एफर्ट को सराहा है, प्रेज किया है। तो आईएमएफ के डेप्यूटी डायरेक्टर जो हैं ऑफ फिस्कल अफेयर डिपार्टमेंट, एक न्यूज कॉन्फ्रेंस एड्रेस करते समय यह बात वॉशिंगटन में कही उन्होंने पिछले हफ्ते। तो भारत को इन सब चीजों पे बिल्ड कर आगे जाना चाहिए। अब बात यहां इस बात पे आती है कि भारत बहुत ही इनोवेटिव तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर रहा है बेनिफिशियरीज का, और लोगों को आइडेंटिफाई करके टारगेटेड तरीके से डिजिटल फॉर्म में उनकी मदद कर रहा है। जो भी पैसे की मदद भारत सरकार को डिफरेंट योजनाओं के तहत लो इनकम ग्रुप तक पहुंचानी होती है, आधार के जरिए आइडेंटिफिकेशन करके, जन धन अकाउंट्स का इस्तेमाल करके, मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करके, जिनको भारत सरकार क्या कहती है? जैम ट्रिनिटी। क्या इसका नाम दिया है भारत सरकार ने? उसको जैम ट्रिनिटी, यानी जनधन अकाउंट्स, आधार एंड मोबाइल टेलीफोनी। इसके जरिए भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को भारत देश में बहुत ही तेज गति से बढ़ाया है, और लीकेज, करप्शन, इफिशिएंसी,
इन सारी चीजों को एड्रेस किया है। और आईएमएफ ने यह भी कहा है कि दूसरे देश, दिस इज समथिंग दैट कंट्रीज कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, यानी भारत से दूसरे देश ये सीख सकते हैं। और हाल ही में आपको पता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग में जब हमारी वित्त मंत्री गई हैं तो उन्होंने ये सारे डिजिटल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया को ऑफर किए हैं। अगर आप चाहते हैं तो भारत के डिजिटल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यह समझना हमारे जरूरी है कि ये जो मोरो जी हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर आईएमएफ हैं, उन्होंने नोट किया कि जो डीबीटी ड्रिवन प्रोग्राम है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का खास फायदा किनको मिल रहा है? वल्नरेबल कैटेगरीज को मिल रहा है, यानी जो हमारे समाज के बिल्कुल शोषित वंचित लोग हैं उनको मिल रहा है, महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है, वृद्ध लोगों को यानी जो बूढ़े लोग हैं हमारे देश में उनको इसका फायदा मिल रहा है, किसानों को इसका फायदा मिल रहा है, जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है उसके जरिए पेंशन पहुंच जाती है, महिलाओं को जो असिस्टेंस देनी होती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर वो पहुंच जाती है डीबीटी के जरिए, फार्मर्स को जो पैसा भारत सरकार ने प्रॉमिस किया है प्रधानमंत्री किसान योजना के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, वो भी डायरेक्टली डीबीटी के जरिए जो हमारे समाज के शोषित वंचित लोग हैं उन तक मदद पहुंच पा रही है खास तौर से। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को यानी वित्तीय समावेश को और ज्यादा बढ़ा रहा है। इसके अलावा अब एक सवाल यहां बहुत मायने रखता है कि ये जो डेप्यूटी डायरेक्टर आईएमएफ मोरो जी हैं, ये इतना ज्यादा प्रेज डीबीटी को जो भारत सरकार की योजना है वो क्यों कर रहे हैं? इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स रेयर फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू स्पीक सो हाईली ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन स्कीम्स। तो इसको समझने से पहले आप सभी को बता दूं, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की दिवाली अच्छी रहे, आपका साल आगे अच्छा जाए, ये मेरी शुभकामना है। और इसी के उपलक्ष्य में स्टडी आईक्यू आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आया है हमारे यूपीएससी फाउंडेशन बैच में एनरोल करने का, जिसमें इस समय आपको लोएस्ट एवर प्राइस मिल रहे हैं दिवाली सेल के अंदर। सबसे पहली बात, ये जो हमारा यूपीएससी फाउंडेशन बैच है जो 2023 एग्जाम के लिए आखिरी फाउंडेशन बैच होगा। फाउंडेशन बैच की जब मैं बात करता हूं तो फाउंडेशन बैच का सीधा सीधा मतलब है कि यहां आपको बिल्कुल ABCD स्तर से पढ़ाया जाएगा, मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कराया जाएगा, पूरा मेंस का सिलेबस कराया जाएगा। ये सारी की सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी 900 घंटे से ज्यादा की, और बाद में 2 साल के लिए वही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी। इसके साथ ही साथ आपको इस कोर्स के अंदर प्रीलिम रिलेटेड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपके प्रीलिम्स के पहले आपका स्कोर बूस्ट करने के लिए, और मेंस में स्पेसिफिकली डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। साथ ही साथ डेली आपको डेली करंट अफेयर्स कराया जाएगा ताकि आपके करंट अफेयर्स भी साथ ही साथ प्रिपेयर होते रहें, और खास तौर से आप लोगों को मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपको पूरी तैयारी के समय मदद करेंगे। यहां आज दिवाली के उपलक्ष्य में आपको 1500 रुपए का एक्स्ट्रा ऑफ दिया जा रहा है। पहले आप जब कोड लगाते थे केपी लाइव तो आपको ये कोर्स 24,499 की जगह 19,000 का मिलता था, अब ये 17,500 का मिलेगा। तो देर मत करिए, ये ऑफर वैलिड सिर्फ भाई दूज यानी 26 तारीख तक है। इस बैच की क्लासेस 18 अक्टूबर से चालू हो चुकी हैं। देर मत करिए, ऑफर का फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को नया आयाम दीजिए। ये एक इवनिंग बैच है। और साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सिर्फ जीएस का पेपर तो एग्जाम में होता नहीं है, ऑप्शनल आपको चूज करना है। ऑप्शनल चूज करने में देरी मत करिए, ये मत सोचिए कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तब हम ऑप्शनल तैयार कर लेंगे 3 महीने में, सबसे बड़ी गलती होगी आपके लिए। तो देर मत करिए, ऑप्शनल में भी आपको एडिशनल 2,500 ऑफ मिल रहा है दिवाली ऑफर पे। तो हिस्ट्री, PSIR, सोशियोलॉजी या ज्योग्राफी ऑप्शनल आप चुन सकते हैं स्टडी आईक्यू के साथ।
यहां भी पूरा सिलेबस आपको ऑप्शनल का कवर कराया जाएगा, आंसर राइटिंग पे भी ध्यान दिया जाएगा। ऐसी कई चीजें मिलेंगी आपको जो नॉर्मली नहीं मिलती हैं। आपको कोड यूज करना है केपी लाइव और आपको 2,500 रुपए एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, 10,000 का ये कोर्स मिल जाएगा। ये ऑफर भी सिर्फ 26 तारीख तक वैलिड है। तो दोनों में आप केपी लाइव कोड का इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस। देखिए, भारत सरकार ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया सितंबर महीने में, जिसमें भारत सरकार ने यह कहा कि करीबन 90 लाख से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पेमेंट प्रोसेस करे जा रहे हैं भारत में डेली। 90 लाख से ज्यादा पेमेंट्स पर डे, जिनके जरिए डायरेक्टली एलिजिबल बेनिफिशियरीज जो होते हैं, धारक होते हैं जिनको स्कीम का फायदा मिलना है, उनको डायरेक्टली इस योजना के जरिए पैसा उनके अकाउंट में मिल जा रहा है। जैम ट्रिनिटी जो बताया आपको, जनधन, आधार और मोबाइल टेलीफोनी का इस्तेमाल करके। अब देखिए, 149 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बेनिफिशियरीज अक्रॉस स्कीम, मतलब हमारे देश में 149 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बेनिफिशियरीज हैं अभी तक। अगर हम 2022-23 का आंकड़ा देखें तो आपको यहां क्या दिखेगा, 80 करोड़ तो काइंड में मिल रहे हैं और कैश बेनिफिट जो हो रहा है लोगों को वो अलग है। अगर मैं आगे की बात करूं, मोर देन 24.8 लाख करोड़ हैव बीन ट्रांसफर्ड थ्रू डीबीटी मोड सिंस 2013 and 6.3 lakh crore in financial year 2021-22 alone। मतलब जब से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम चालू हुई है, भारत सरकार ने लगभग 25 लाख करोड़ की मदद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई है। और सिर्फ पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 साल में 6,30,000 करोड़ की वित्तीय मदद भारत सरकार ने लो इनकम ग्रुप्स बेनिफिशियरीज को पहुंचाई। अगर इस साल की बात करें यानी इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें तो अभी तक 2,98,000 करोड़, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की मदद भारत सरकार डीबीटी के जरिए बेनिफिशियरीज को पहुंचा चुकी है, बिना लीकेज, बिना करप्शन, एफिशिएंट, इफेक्टिव तरीके से। 1985 में 1 रुपए भारत सरकार बेचती थी, 15 पैसे पहुंचता था। आज अगर 1 रुपए भेज रही है तो पूरा का पूरा 1 रुपए डीबीटी के जरिए जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में जा रहा है। तो डीबीटी प्रोग्राम्स जो है वो 318 योजनाएं जो भारत सरकार की हैं, जो भारत सरकार के 33 मंत्रालयों की योजना है, उन सभी योजनाओं में, 318 योजनाओं में, 33 मंत्रालयों की योजनाओं में इस्तेमाल करा जा रहा है। और इसी साल अभी आप पता लगभग 3 लाख करोड़ का पैसा बेनिफिट, टारगेटेड तरीके से बेनिफिशियरीज को, लाभार्थियों को पहुंचाया जा चुका है। अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की बात करें, सबसे ज्यादा पैसा जो ट्रांसफर किया गया है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंदर किया गया है। उसके अलावा जो एलपीजी सिलेंडर की पहल स्कीम है उसके अंदर भी है। मनरेगा का पेमेंट भी अब डीबीटी के जरिए दिया जाता है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम यानी जो हमारे वृद्ध लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, उनकी पेंशन इसके जरिए दी जाती है। जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है वो भी डीबीटी के जरिए दी जा रही है। फर्टिलाइजर सब्सिडी और ऐसी कई चीजें हैं जिनका इस साल ही लगभग 3 लाख करोड़ बेनिफिशियरीज और लगभग 3 लाख करोड़ रुपए इस साल डीबीटी के जरिए पहुंचाया जा चुका है। अगर मैं डीबीटी की बात करूं कि डीबीटी चलता कैसे, तो डीबीटी का आधार मैं पहले भी बता चुका हूं इस वीडियो में। आधार है जैम ट्रिनिटी, यानी गरीब लोगों का अकाउंट खोला जाता है, जनधन अकाउंट। आधार के जरिए उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। और आज के समय क्योंकि गांव गांव में, शहर शहर में सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल फोन के जरिए
वो अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कब उनका पैसा आने वाला है या आ चुका है। इसी वजह से जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो जैम ट्रिनिटी का इस्तेमाल करके भारत सरकार ने गरीब लोगों तक मदद पहुंचाई ताकि लोग भूखे ना रहें, स्टार्व ना हो। अब जो एम है यानी जो ऑब्जेक्टिव है डीबीटी का, मकसद है डीबीटी का, वो बहुत ही अच्छा मकसद है। इसका मकसद सीधा सीधा सा है, जो भी बेनिफिट, जो भी सब्सिडीज भारत सरकार डिफरेंट स्कीम्स के जरिए लाभार्थियों तक, बेनिफिशियरीज तक पहुंचाना चाहती है, वो डायरेक्टली उनको पहुंचा पाए उनके बैंक अकाउंट के जरिए, ताकि लीकेज कम हो सके, यानी लीकेज कम हो सके, ताकि करप्शन ना हो, भ्रष्टाचार को कम करा जा सके, ताकि टारगेटेड तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाए कि बेनिफिशियरी कौन है, ताकि हम एफिशिएंसी से काम कर सकें, हमारी ये योजनाएं हैं वो इफेक्टिव हो, सरकार पारदर्शी तरीके से ये सारी चीजें यानी ट्रांसपेरेंसी से कर रही है और बिचौलियों की जरूरत खत्म कर रही है। इसके जरिए क्या होता है कि जो डुप्लीकेशन होता था पहले कि मेरे नाम के 4 लोग हैं, 4 लोग को बेनिफिट मिल रहा है, वो नहीं होगा। जिन लोगों को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, उन लोग को बेनिफिट मिल रहा था, उनको भी सिस्टम से हटाया जा सकता है। तो सीधे सीधे क्या है, अंडर डीबीटी गवर्नमेंट ट्रांसफर सब्सिडीज इमीडिएटली टू सिटीजन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। द प्रोग्राम इज कोऑर्डिनेटेड, भारत सरकार की तरफ से जो समन्वय और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है इस योजना के अंदर, वो किसको दी गई है, कंट्रोलर जनरल अकाउंट सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरी सिस्टम, CPSMS एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए डीबीटी ट्रांसफर्स करे जाते हैं। अब जो बेनिफिशियरीज की लिस्ट है वो केंद्र सरकार तक कौन पहुंचाता है, ये एक बॉटम अप अप्रोच के जरिए आती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स को जिम्मेदारी दी गई है, पंचायत को जिम्मेदारी दी गई है बेनिफिशियरीज यानी लाभार्थियों को आइडेंटिफाई करने की, और जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग है CPSMS, वो डिजिटली साइन करके जो पेमेंट्स बेनिफिशियरीज को जाने हैं उनके जनधन अकाउंट्स में या उनके पर्सनल अकाउंट्स में आधार पेमेंट ब्रिज के जरिए वो पेमेंट्स प्रोसेस करती है, ताकि जो लाभार्थी हैं वो अपना पैसा सरकार से पा पाए हक का। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं, देयर आर बेनिफिशियरी अकाउंट वैलिडेशन सिस्टम, यानी मैंने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि लाभार्थी कौन है, लेकिन उसी लाभार्थी के अकाउंट है कि नहीं इसको वैलिडेट करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया है जिसको इंटीग्रेट किया गया है रिजर्व बैंक के NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जिसने UPI पेमेंट की शुरुआत करी है, और सब्सिडी और बेनिफिट डिलीवरी बैंक्स को कनेक्ट किया गया, यानी जो भी अकाउंट्स हैं उनको जो बैंक का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है उससे जोड़ा गया है, ताकि सीधे सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पैसा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में, बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट तक पहुंच सके। अगर मैं आगे बढ़ूं, इससे फायदा क्या है, इससे हमारा क्या फायदा है भाई, सीधी सी बात है, डीबीटी जो स्कीम है या दूसरे जो गवर्नेंस रिफॉर्म सरकार कर रही है, इसकी वजह से जो डुप्लीकेशन होता था, एक नाम के 4 आदमी है, वो हट जाएगा, जो फेक बेनिफिशियरीज थे जिसकी वजह से करप्शन होता था वो हट जाएगा, जो लीकेज होता था कि 1 रुपए भेजा है 85 रुपए लोग खा गए, वो खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट सिस्टम है उसको एफिशिएंट बना रहा है, उसको इफेक्टिव बना रहा है, उसको करप्शन फ्री बना रहा है, और साथ ही साथ ये हमारी सरकार को ट्रांसपेरेंट बना रहा है। और आप सभी को पता है
किसी देश में अगर गुड गवर्नेंस होना चाहिए तो उस देश की सरकार इफिशिएंट, इफेक्टिव, करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल होनी चाहिए। तो ऐसी योजनाएं भारत सरकार को गुड गवर्नेंस की तरफ लेकर जा रही हैं। अब एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट ने कहा है कि इट हैज बीन एबल टू टारगेट जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको सच में जरूरत है मदद की सरकार से, उन तक भारत सरकार मदद पहुंचा पा रही है। अगर डेटा पे ध्यान दें तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भारत सरकार ने बोला है कि 2013 के बाद से 2013 से 2022 के बीच में भारत सरकार ने, क्योंकि डीबीटी प्रोग्राम के जरिए मदद पहुंचा रही है, उसके जरिए भारत सरकार 2,23,000 करोड़ रुपए आज तक बचा पाई है, जो पहले करप्शन में, लीकेज में चला जाता था। और प्रधानमंत्री जी ने इस साल की 2022 की अपनी जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी उसमें भी इसका उल्लेख किया। He spoke about this scheme, this benefit, the revolution in his Independence Day speech this year. अब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें भी डीबीटी का इस्तेमाल हो रहा है, उज्ज्वला स्कीम में भी हो रहा है, मनरेगा में भी हो रहा है, और ये खास तौर से पीडीएस, उज्ज्वला स्कीम, मनरेगा स्कीम डीबीटी के बिगेस्ट गेनर्स हैं। तो डीबीटी स्कीम ने इन 3 स्कीम्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, टारगेटेड बना दिया है, लीकेजेस बिल्कुल ना के बराबर कर दी। तो अगर हम देखें पीडीएस, पहल, मनरेगा द बिगेस्ट गेनर्स, यानी अगर मनरेगा में देखें तो 33,475 करोड़ रुपए, उसके अलावा पीडीएस योजना में लगभग 1,01,600 करोड़ रुपए गए हैं, और पहल स्कीम जो बेसिकली उज्ज्वला स्कीम की एक स्कीम है आपकी एलपीजी सब्सिडी के लिए, उसको लगभग 73,000 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए पहुंचाए जा चुके हैं। उसके अलावा फर्टिलाइजर है, उसके अलावा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम और बहुत सारी और योजनाएं हैं जिनका फायदा हो रहा है। अब आईएमएफ की पे वापस आ जाते हैं कि आईएमएफ के टॉप ऑफिशियल ने इतनी ज्यादा तारीफ डीबीटी की क्यों करी है। It signals that India has begun well with targeted delivery benefit and subsidy to its poor population, because इसके पहले तो भारत सरकार की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म किस बात पे होता था कि भारत में करप्शन बहुत है, भारत में टारगेटेड डिलीवरी नहीं है। तो अब डीबीटी जैसी योजनाओं के जरिए भारत टारगेटेड डिलीवरी कर पा रहा है। लेकिन आज भी कुछ एनालिस्ट्स का यह कहना है कि डीबीटी तो ठीक है, लेकिन उसमें अभी भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे डिले इन पेमेंट, कि जब लाभार्थियों को, बेनिफिशियरीज को उनके अकाउंट में पैसा मिलना चाहिए उस दिन नहीं मिलता है, डिले पे मिलता है। दूसरी बात लोगों ने बोली है कि आप लोगों के अकाउंट में पैसा डाल रहे हो, गांव देहात के लोग हैं, वो जाकर कैसे पैसा निकालें, उनको शहर जाना पड़ेगा, एटीएम पे जाना पड़ेगा, वहां से पैसा निकालना पड़ेगा, जो उनके लिए एक बहुत ही सरदर्द वाली बात होती है। तो अगर किसी इंसान को कैश में चाहिए तो वो चॉइस उसके पास नहीं है। तो ये सारी चीजें जो एनालिस्ट हैं वो बोल रहे हैं डीबीटी के फ्लॉज हैं। लेकिन देखिए कोई भी योजना 100% अच्छी, कोई भी योजना 100% बुरी नहीं होती। हमें देखना पड़ता है कि परीटो ऑप्टिमिलिटी कहां हो रही है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला किस तरीके से हो रहा है। तो अगर हम डीबीटी को देखें, ओवरऑल देखें, तो ये एक अच्छा कदम है, ये एक बेहतर कदम है जो भारत सरकार ने उठाया। इसके जरिए भारत सरकार में जो सर्विस डिलीवरी है वो टारगेटेड हो रही है, एफिशिएंट हो रही है, इफेक्टिव हो रही है, लेस करप्शन है, और सीधा गरीब तक उसका पैसा, उसके हक का पैसा सरकार से उसके अकाउंट में आ रहा है। तो डीबीटी योजना एक अच्छी चीज है। जब भी आप अपने मेंस के आंसर में कुछ सजेशन देना चाहते हैं स्कीम्स के जरिए, तो उसमें आप डीबीटी का एग्जाम्पल लेकर अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं, अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, या बॉडी में भी आप हाउ टू मेक गवर्नमेंट स्कीम टारगेटेड, अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो उसमें इसका एग्जाम्पल, इसका उल्लेख कर सकते हैं। तो मेरी आशा है आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कि डीबीटी इतना बड़ा इनोवेशन क्यों है, लॉजिस्टिकल मार्बल क्यों कहा गया है। अब जाने से पहले आप सभी को बता दूं, आपको यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है
तो आप हमारे आखिरी फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच आज आपको दिवाली के अवसर पे 17,500 का मिल रहा है अगर आप कोड लगाएंगे केपी लाइव। तो ये कोड का इस्तेमाल करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा उठाइए। ये ऑफर सिर्फ 26 तारीख तक वैलिड है। एडमिशन इस बैच में 31 अक्टूबर को क्लोज हो जाएंगे। ये इवनिंग बैच है, इसमें पहले ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें एनरोल कर लीजिए। और ऑप्शनल चूज करने में प्लीज देरी मत करिए, ये मेरी राय रहेगी आप सभी को। स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर आप 4 ऑप्शनल में से कोई भी चुन सकते हैं, हिस्ट्री, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी या ज्योग्राफी। नॉर्मली ये कोर्स की कीमत लगभग 18,000 रुपए है। अगर आप पहले कोड लगाते थे केपी लाइव तो आपको ये 12,500 रुपए का मिलता था, लेकिन अब दिवाली के अवसर पे आपको एक्स्ट्रा 2,500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। आप चारों ऑप्शनल्स में से कोई भी ऑप्शनल चुन सकते हैं, इसके लिए आपको सिर्फ 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो एडमिशन लेने में, फाउंडेशन बैच में जो उन्होंने ले सके हैं लीजिए, और ऑप्शनल चुनने में देर मत करिए, ऑप्शनल चुनिए और अपनी तैयारी को सही तरीके से करिए। याद रखिए 26 तारीख आखिरी डेट है इस ऑफर की, उसके बाद प्राइसेस विल गो बैक अगेन अप। अंत में अगर आप मेरे से सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तीनों जगह मेरे से जुड़कर आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको सेशन की पीडीएफ में इंटरेस्ट है तो टेलीग्राम ग्रुप कुंवर सर इकोनॉमी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो तीनों जगह आप अपने सवाल मुझ तक भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।